नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान गुप्ता और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था। मैं आपको क्लियर करते चलूँ कि हम यहाँ किताबी भाषा में नहीं समझाने वाले हैं, आपको एकदम सरल भाषा में समझाएंगे। इसलिए यहाँ पे वीडियो में समझने के बाद आप एक बार स्वयं पुस्तक से उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इससे आपका वर्ड स्टॉक भी बन जाएगा और भाषा शैली का ज्ञान भी हो जाएगा। बाकी समझ तो आप यहीं पे जाइएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो इसमें का जो पहला पोर्शन है ये तो नोट्स में इंक्लूड करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे, बाकी आगे समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्य तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मामले थे उस सब पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। अब 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। यहाँ पे गौर करेंगे, प्रत्यक्षतः यानी कि डायरेक्टली। पहले भी जब कंपनी शासन कर रही थी तो ब्रिटिश के अंडर ही था, ब्रिटिश के अंडर ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बोला प्रत्यक्षतः यानी कि डायरेक्टली। पहले इनडायरेक्टली चला रही थी ब्रिटिश ही, लेकिन अब वो खुद आगे आकर अपने हाथ में बागडोर संभालती है। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रही, ठीक है। 1858 से 1947 तक ये शासन किसके हाथ में रहा? तो ब्रिटिश ताज के हाथ में रहा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस ही हुई। नॉर्मल बात है, अब देश आज़ाद हो चुका था, अब इसको एक नियम कानून से चलाने के लिए हम लोग को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, ठीक है। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, ठीक है। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक विशेषताएं ब्रिटिश से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई, ठीक है। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इतने सालों तक उन्होंने राज किया था, जाहिर सी बात है। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पहला है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें कंपनी का शासन और ताज का शासन। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इससे आसानी ये होगा कि हम लोग को पता चलेगा कितना पढ़ना है, और हम लोग जब पढ़ते रहेंगे तो अंदाज़ा रहेगा कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। नहीं तो एक के बाद एक्ट, अधिनियम पढ़ते पढ़ते बोर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी का शासन तो 1773 से 1858 तक, ठीक है। तो ये कंपनी का शासन कर रही थी, और 1858 से 1947 तक ताज का शासन। तो ये 1858 में ही किया, तो हम लोग अभी पढ़े थे कि 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ने अपने हाथों में ये बागडोर ले ली। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद है संशोधन अधिनियम, उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद चार्टर एक्ट है, जो कि 4 आए थे, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग ताज का शासन में पढ़ेंगे, जो कि 1858 से 1947 तक था। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। इतने टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में पहले 3 टॉपिक्स जो है रेगुलेटिंग एक्ट, संशोधन अधिनियम और पिट्स इंडिया एक्ट, ये तीनों इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ ले, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था। इसके कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे हम लोग। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने का पहला कदम किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार देख रही थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़े थोड़े अपने मनमानी तरीके से रूल करने लगी है, तो उस पर नियंत्रण के लिए ये एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया। दूसरा पॉइंट है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता प्राप्त हुई। पहले भी कर रहे थे लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत वो मान्यता प्राप्त नहीं थी, अब वो मान्यता प्राप्त हो चुकी थी इस एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से रखी गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस एक्ट में क्या क्या नियम लाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है बंगाल के गवर्नर हो गए बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जो पद था पहले वो हो गया बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, केवल यहाँ पे नाम नहीं बदला, उनकी शक्तियाँ भी बदल गई। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या शक्तियाँ बदली। पहले अब इनको कार्य करने के लिए एक 4 सदस्य का एक ग्रुप बनाया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई जो कि इनके सहायता के लिए दी गई। ठीक है, अब जान लें हम लोग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, पहले क्या थी, पहले ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ अलग अलग थी, तीनों अलग अलग काम कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, बंगाल के जो गवर्नर उनका पद बढ़ के हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो मद्रास और बम्बई, अब मुंबई बोलते हैं, पहले उसे बम्बई बोला जाता था, तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, मद्रास और बम्बई के गवर्नर। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ, तो कलकत्ता में। अब इसे कोलकाता बोला जाता है, पहले इसका नाम कलकत्ता था। ठीक है, कब, तो 1774 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, बहुत इजी है। चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस चीज़ पे, तो उपहार और रिश्वत लेने पर, और साथ ही निजी व्यापार पर भी। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे, रिश्वत ले लेते थे और काम करवा देते थे, या फिर रिश्वत ना कहकर कोई उपहार कहकर उसे लाता था कि हमारे तरफ से आपको उपहार है, और उपहार देकर वो अपना काम करवा लेता था कंपनी के कर्मचारियों से। तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और निजी व्यापार भी अब नहीं कर सकते थे कर्मचारी। उनको कहा गया कि आप कंपनी के अधीन है तो आप कंपनी के लिए ही केवल कार्य करें। ठीक है, इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ब्रिटिश सरकार सशक्त रूप से इस पर कंट्रोल करने लगी। कैसे, तो भारत में जो भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले थे उनकी जानकारी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ देने लगी, ब्रिटिश सरकार को देने लगी। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक था। अब हम लोग इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में आया। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु क्या थे, तो सबसे पहला बिंदु था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित व नियंत्रित करने का ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम था। उसके बाद दूसरा बिंदु ये था कि कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उसको अब ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई। और तीसरा पॉइंट ये था कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की ये नींव रखी गई यहीं से। ठीक है, उसके बाद 5 नियम इसमें क्या लाए गए वो पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला नियम ये आया कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम पद चेंज करके हो गया बंगाल के गवर्नर जनरल, और उस साथ में उनकी शक्तियाँ भी बढ़ गई। ठीक है, उनको सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद दिया गया उनकी सहायता के लिए। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, दूसरा इसमें क्या आया नियम, तो दूसरा था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसके अधीन हो गया कौन कौन, तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर। ठीक है, पहले ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ अलग थी। तीसरा पॉइंट कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कहाँ, कोलकाता में 1774 में, कलकत्ता में। ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चौथा पॉइंट कि कंपनी के कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया किस चीज़ पे, तो रिश्वत लेने या उपहार लेने पे और निजी व्यापार करने पे। ठीक है, और पांचवा पॉइंट बहुत ही इजी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब ये काम कार्य कर रही थी कि भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी कहाँ दे रही थी, तो ब्रिटिश सरकार को दे रही थी। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक था।
इसके बाद हम लोग देखेंगे संशोधन अधिनियम जो कि आया 1781 में, ठीक है। इसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में उसमें कुछ कमियां थी, उसको संशोधित करके दोबारा इस नियम में लाया गया। तो ठीक है, तो ये कब आया? तो 1781 में आया, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं देखेंगे हम लोग। न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त ऐसे कृत्य जो पदधारण के समय पदधारण के अधिकार से किए गए, ठीक है। किनके द्वारा? तो गवर्नर जनरल के द्वारा, गवर्नर जनरल के उनके काउंसिल के द्वारा, और कंपनी के सेवक के द्वारा, और चौथे राजस्व संबंधी मामले यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मामले थे इन सब पे से न्यायालय का जो अधिकार था वो हट गया। अब न्यायालय इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, ठीक है। इनके लिए नियम नहीं बना सकती थी, ठीक है। अब न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आ गए? तो हिंदू और मुस्लिम, इनको इनके निजी जो कानून थे यानी कि हिंदू के हिंदू कानून और मुस्लिम के मुस्लिम कानून, इनके हिसाब से इनको न्याय दिया जाने लगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग कि प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी वो अब किनके पास जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, डायरेक्ट वो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकती है, ठीक है। प्रांतीय न्यायालयों की अपील कहाँ जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, और डायरेक्ट वो सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जाएगी, ठीक है। और तीसरा नियम इसी से रिलेटेड है। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल उन प्रांतीय न्यायालय और काउंसिलों के लिए नियम और विनियम भी बना सकती थी, ठीक है। बस इतना छोटा सा था ये अधिनियम। संशोधन अधिनियम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। संशोधन अधिनियम कब आया? तो 1781 में आया, ठीक है। इसको बंदोबस्त कानून भी कहा जाता था। इसमें क्या हुआ कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिए गए कौन कौन से पद? ऐसे कृत्य जो पदधारण के समय पदधारण के अधिकार से किए गए हों, ठीक है। किनके द्वारा? तो गवर्नर जनरल के द्वारा, उनके काउंसिल के द्वारा, कंपनी के सेवक के द्वारा, और रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मामले थे इन सबको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। अब न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या क्या आ गया? तो कलकत्ता के निवासी कौन कौन? तो हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू पे हिंदू कानून के अनुसार और मुस्लिम को मुस्लिम कानून के अनुसार, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि प्रांतीय न्यायालय की जो अपील थी वो अब डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएगी, तो कहाँ जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। और तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है अब वो नियम और विनियम भी बना सकते थे। किसके लिए? तो प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल के लिए, ठीक है। तो इतना ईजी सा था। आपको ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक को बुक से ही पढ़ लेना है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे आगे की टॉपिक के साथ। धन्यवाद।